दोस्तों, सेकुलर विजन पाकिस्तान में लियो टॉल्स्टॉय के एना करीना को देख लेते हैं आज। वॉर एंड पीस एंड एना करीना दो बड़े नावल हैं लियो टॉल्स्टॉय के। एना करीना उन्होंने 1875 से 1877 के दौरान लिखा था। बहुत ही एक लव ट्रेजिडी है ये, और नावल जो है वो तवील है, उसको हम देख लेंगे मेजर चीज़ें उसकी। मेरा ख्याल है नावल में जाने से पहले थोड़ा सा लियो टॉल्स्टॉय को देख लेते हैं, उनकी मेजर लाइफ हिस्ट्री को, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी बड़ी फिल्मी और बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ है। 1828 में पैदा हुए थे। काउंट ले निकोलोविच टॉल्स्टॉय उनका नाम था। बड़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली से और लैंड ओनर फैमिली थी उनकी, मगर बहुत छोटी उम्र में, लाइक 9 ईयर्स के ही थे तो उनके वालिदैन की डेथ हो गई, और 13 साल के थे तो उनके और भी करीबी रिलेटिव्स की डेथ हो गई। नतीजा ये हुआ कि वो फिर अपने और रिलेटिव्स के पास आ गए। फिर उन्होंने ही उनकी और उनके 4 बहन भाई और भी थे, यानी टोटल 5 बच्चे थे, ये उनकी तरबियत की। 19-20 साल की उम्र में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैज़ान आ गए। वहाँ 1 आध साल पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, और फिर वो वापस चले गए जहाँ से आए थे। मतलब ये कि वो यासानिया के थे तो काज़ान से यासानिया वापस चले गए, और वहाँ जाकर दोबारा फार्मर्स के साथ और किसानों के साथ यानी पेजेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो गए। कुछ ऐसे वाक़ात हुए कि वहाँ पर उनका दिल ख़राब हो गया, दिल बर्दाश्त हुए, और फिर कुछ बड़ी इर्रेगुलर सी लाइफ उनकी शुरू हो गई। यानी गैम्बलिंग शुरू कर दी, और बहुत काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन में चले गए, हंटिंग में, और ये और वो 2-4 साल उसमें उनके चले गए। उसके बाद फिर आर्मी ज्वाइन कर ली। उस ज़माने में कैचेनियन जो थे उनके साथ उनका चल रहा था सिलसिला, कैचेनियन के साथ रशिया का और तुर्कों के साथ, तो उस जंग में शामिल रहे। उनके भाई निकोलाई वहाँ पर थे, जिसकी वजह से वो वहाँ चले गए, और फिर यूँ ये सिलसिला चलता रहा। चूँकि आर्मी में रहे और बड़े ब्रेव थे, और तो बड़ी उनकी एक पोजीशन बनी, वहाँ पर प्रमोट हुए। लेकिन उसके बाद फिर लिखने लिखाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस दौरान उनकी एक कहानी चाइल्डहुड के नाम से आई, फिर बाद में उन्होंने वॉर एंड पीस लिखी, और ये एना करीना लिखी। अच्छा, एना करीना के दौरान उनके अंदर एक स्पिरिचुअल क्राइसिस आया। उस स्पिरिचुअल क्राइसिस से उनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील होती चली गई। और एना करीना का, बल्कि मैं कहूँगा, एक कैरेक्टर ऐसा है जो उनको रिफ्लेक्ट करता है। यानी जब हम इस नॉवल को डिस्कस कर लेंगे तो शायद हम इस बात को भी डिस्कस करें आखिर में कि आखिर वो कौन सा कैरेक्टर है जिसमें हमको लियो टॉल्स्टॉय मिलता है। बहरहाल वो एक स्पिरिचुअल क्राइसिस था, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया किस्म का एक आइडिया दिया, जिसको हमने लियो टॉल्स्टॉयिज़्म कहा बाद में। ये लियो टॉल्स्टॉयिज़्म का मतलब ये था कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो लैंड की जो ओनरशिप है, ये असल में तमाम गुनाहों की, इविल की जड़ है, ये बुनियाद है, और इससे जो है वो विड्रॉ हो जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही पूरा बदल दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बखौल कैसे, ख़ुसूसन चूँकि एज ए राइटर बहुत बड़े आदमी बन गए थे, उनका नाम पूरे रशिया में फैल चुका था, तो उन्होंने इसके कॉपीराइट्स से विड्रॉ हो गए। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो अपनी फैमिलीज़ के और लोगों में बांट दी। अपनी इमीडिएट फैमिली को नहीं दी, बल्कि और लोगों को जो मेरा ख्याल है पॉवर्टी थी, जो गरीब थे, उन्हें बांट दी। ड्रेस जो है बिल्कुल उन्होंने किसानों वाला पहनना शुरू कर दिया। मैनुअल काम करने लगे, शराब वगैरह सब छोड़ दी, और वो जो अपने जो भी मतलब टोबैको सब ख़त्म कर दी। तो उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी उन्होंने चेंज कर दी। वो इस तरह से चेंज होती चली गई कि वो जगह जहाँ पर वो थे, यासानिया, वो जगह एक तरह का समझ लीजिए मक्का बन गया, और वहाँ पर उनके चाहने वाले, जो लिटरेचर की वजह से वो मशहूर थे, बल्कि उनकी इस पूरी पर्सनैलिटी, जिसको एक कह सकते हैं कि एक तरह के वलीउल्लाह, एक सेज बन गए थे, तो उनके चाहने वाले वहाँ बाज़ाब्ता उनसे मिलने के लिए आते थे। तो ये सिलसिला डेवलप होता चला गया। इस दौरान जिन लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, वो हमारे प्लेटो, स्पिनोज़ा, इमैनुअल कांट और शोपेनहावर, बुद्धाइज़्म, हिंदुइज़्म, हेगल की फ़िलॉसफी, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये रिलीजियस स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये बहुत हद तक सोशलिज़म वाली स्पिरिचुअलिटी थी, जो उस दौर में, जबकि सोशलिज़म को कोई इनकलाब नहीं आया था, वो इफ़ेक्ट्स हमें इनमें नज़र आते हैं। ये सिलसिला कुछ इस हद तक बढ़ गया था कि उनके अपने वाइफ से ताल्लुकात ख़राब होते चले गए। उनकी वाइफ उनसे बहुत नाराज़ थी, और नतीजा ये हुआ कि, बल्कि पूरी फैमिली नाराज़ थी, सिर्फ उनकी एक बेटी थी अलेक्जेंड्रा जो उनके फेवर में थी। नतीजा ये हुआ कि अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गए। अपनी वाइफ से इनकी डिवोर्स भी, 48 साल की रिलेशनशिप इनकी टूट गई। उसके 2 हफ्ते के बाद ही फिर ये इनकी डेथ हो गई 1910 में।
उनकी डेथ हो गई और यूँ ये सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारे लियो टॉल्स्टॉय की ज़िंदगी के हवाले से मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एना करीना की, बल्कि हम एना करीना की बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं नॉवल के, नॉवल से कैरेक्टर, उसके बाद में नॉवल के प्लॉट की बात कर लूँगा, उसकी थीम्स देख लेंगे, उसके सिंबल्स देख लेंगे और यूँ कवर अप कर लेंगे। कैरेक्टर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो ऑफ कोर्स नॉवल का मेन कैरेक्टर एना है, एना करीना, जो जिनके इर्द गिर्द कहानी है पूरी। एना करीना एक 20 साल की खूबसूरत लड़की है जिसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई है जो उससे उम्र में 20 साल बड़ा है और जिससे शादी हुई उसका नाम कैरेनिन है। कैरेनिन साहब जो हैं वो लगभग 40 साल के हैं और बड़े एरिस्टोक्रेट हैं और मिनिस्टर हैं, काइंड ऑफ लाइक ब्यूरोक्रेट हैं, तो उनके दरमियान एक पैशन की कमी है, एक लव जो एक रोमांसिज्म है वो नहीं है, तो वो एक डेलिकेसी नहीं है मोहब्बत की जो होनी चाहिए मियाँ बीवी के दरमियान। तो एना और कैरेनिन के दरमियान ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इनका एक बेटा है जिसका नाम सराइज़ोहा है। सराइज़ोहा जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप की वजह है, मतलब ये कि सराइज़ोहा की वजह से एना जो है वो फैमिली में अटैच है। अच्छा, और एना और उनका हस्बैंड जो कैरेनिन है वो पीटर्सबर्ग में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो वर्नस्की है। वर्नस्की वो है जिसके साथ इनकी लव स्टोरी होगी। तो वर्नस्की जो है वो भी एना की उम्र का यानी 20 के आसपास का है, बहुत ही हैंडसम, ब्रिलियंट, बड़ा हाईली एजुकेटेड, मिलिट्री का है और जैसा कि ब्यूरोक्रेट, जैसा कि होते हैं बड़े एरिस्टोक्रेट किस्म के लड़के, तो वो शादी वादी के कोई इसकी ख्वाहिश नहीं है, प्रॉमिस किस किस्म का लाइफ स्टाइल है, इंजॉय करने वाला और बहुत ही जिसे कहते हैं क्राइज्मेटिक पर्सनैलिटी है और यही वर्नस्की है जिसका एना के साथ सिलसिला हो जाएगा आगे। अच्छा, एक और मेजर कैरेक्टर जो है वो एना का भाई स्टीवा और उसकी वाइफ है डॉली। ये दो बड़े कैरेक्टर भी हैं। स्टीवा जो है वो एना का बड़ा भाई है, वो मॉस्को में रहता है और उसकी जो वाइफ है उसका नाम डॉली है। स्टीवा जो है उसका कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है, इस लिहाज से क्या है, स्टीवा जो है वो ज़रा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है और बड़ा हिपोक्रेट और चीट किस्म का आदमी है। और उसकी बीवी डॉली जो है उसी की उम्र की है, नहीं 30s की है, लेकिन वो अपनी बीवी मतलब पेट्रियार्कल माइंडसेट है, तो वो समझता है कि वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो दैट्स फाइन। डॉली जो है 5 बच्चों की माँ है उसकी और 2 का मिसकैरेज भी हो चुका है, लेकिन उसकी उम्र के होने के बावजूद भी वो समझता है कि चूँकि डॉली के अंदर अब वो फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं रही है तो वो डिज़र्व करता है कि वो और औरतों के साथ भी ताल्लुकात रख सकता है। तो इस तरह का उसका कैरेक्टर है, यानी स्टीवा का कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, ये दोनों स्टीवा और डॉली मॉस्को में रहते हैं, एना और कैरेनिन पीटर्सबर्ग में रहते हैं। और इसके अलावा जो मेजर कैरेक्टर है वो लेविन का है। लेविन जो है वो स्टीवा का यानी एना के जो भाई है उसका दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। और लेविन जो है एक लड़की से मोहब्बत करता है, उस लड़की का नाम किटी है। और किटी कौन है? किटी डॉली की छोटी बहन है। किटी 18 साल की है और लेविन कोई 30 ईयर्स का है। लेविन जो है वो बहुत ही खेतों पे काम करने वाला, लैंड्स में रहता है और अपने किसानों के साथ लगा रहता है और एक थोड़ा सा कंफ्यूज सा है, थोड़ा सा बौखला जाता है ट्रेडिशनल्स के साथ भी और लिबरल्स के साथ, दोनों के साथ उसकी डिसएग्रीमेंट एक है, मगर कोई एक कॉन्फर्मिस्ट टाइप का आदमी नहीं है, यानी वो एक बौखलाया सा और अपनी बात का इजहार नहीं कर सकता, यानी किटी से मोहब्बत करता है लेकिन किटी से कह नहीं पा रहा है, इस किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है। तो ये 4-5-6 मेजर कैरेक्टर हैं। एक तो एना जो कि मेजर कैरेक्टर है, फिर एना का जिससे अफेयर चलता है वर्नस्की दूसरा कैरेक्टर है जो कि मॉस्को में उसे मिलता है, जो कि मॉस्को में मिलता है, और कैरेनिन जो कि एना का शौहर है जो उसे 20 साल बड़ा है, और लेविन, स्टीवा और डॉली दोनों मियाँ बीवी हैं। स्टीवा एना का बड़ा भाई है और लेविन स्टीवा का एक करीबी दोस्त है। ये मेजर कैरेक्टर है, इनको हम देख लेंगे। और अब मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ, फिर हम वापस आते हैं और इस नॉवल को देख लेते हैं, इसका प्लॉट क्या है, और उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसका थीम भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि साहब जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से राइटर ने यूटिलाइज़ किया। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, यूँ साथ साथ रहिए।
अदब, तारीख और फलसफे के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, इंतजार की जहमत खत्म। डॉक्टर बुलंद इकबाल की एक अहम अदबी काविश, प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक मगरबी अदब, उन बाशऊर तालिब इल्मों के लिए जो जानते हैं कि अदब, फलसफे और समाज के मुताले के बगैर मगरबी समाज को समझना नामुमकिन है। अपनी कॉपी आज ही बुक कराएं। सांझ पब्लिशर, लाहौर। फोन अमजद मिनहास 03334051 या मेटरलिंक लखनऊ, इंडिया, meterlinkbooks.com। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नॉवेल को कि नॉवेल का प्लॉट क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दो मेजर कहानियाँ, एक तो एना करीना की और उनकी जो उनका जो बॉयफ्रेंड कह लीजिए, उनका लवर है वेनिस की, उसकी, और दूसरी तरफ लेविन की और एक लड़की किटी के साथ। तो ये दो स्टोरीज़ हैं जो पूरे प्लॉट में साथ साथ चलती रहती हैं और साथ में अदर कैरेक्टर्स आते हैं। पहला हिस्सा, पूरा जो नॉवेल है उसके तकरीबन 8 पार्ट हैं और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पहला पार्ट जो है उसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको कि कहानी शुरू इस तरह से होती है कि स्टीवा यानी एना का जो बड़ा भाई है और उसकी जो वाइफ है डॉली, उनके दरमियान मसाइल चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि स्टीवा जो है वो, मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चल रहे हैं और वो कोई गवर्नेंस है, कोई इंग्लिश गवर्नेंस है, उसके साथ वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसकी वाइफ डॉली को पता चल जाते हैं और यूँ इनके दरमियान एक सिलसिला शुरू होता है और डॉली कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो उस पर स्टीवा जो है वो अपनी बहन यानी एना को, जो कि पीटर्सबर्ग में रहती है, उसको कहता है कि तुम आओ और डॉली को समझाओ, मैं अभी तलाक नहीं दे सकता। और उसकी भी वजह ये नहीं कि उसको कोई डॉली से प्यार है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसका कुछ जायदाद का मसला चल रहा है। तो वो कहता है कि भाई मैं उसको तलाक नहीं दे सकता, इसलिए कि तुम आओ और ज़रा इसको समझाओ। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा होता है और एना जो है इसके खातिर पीटर्सबर्ग से मॉस्को आ रही होती है। अच्छा, इस दौरान जो स्टीवा है उसका जो दोस्त है जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जो लेविन है, वो उससे मिलने के लिए आता है और उसको बताता है कि मैं जो हूँ, तुम्हारी जो वाइफ डॉली है उसकी जो छोटी बहन है किटी, उससे मोहब्बत करता हूँ। किटी की उम्र मैंने बताया कि 18 साल है और ये जो है लेविन जो है वो तकरीबन 30s में है। वो अपने लैंड से आता है क्योंकि वो किसानों के साथ काम करता रहता है। मैंने बताया कि वो एक मेहनत कश आदमी है। वो कहता है कि मैं किटी से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर स्टीवा कहता है कि नहीं, कोई मसला नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। अच्छा, इस दौरान जब एना जब मास्को आ रही होती है तो जैसे ही स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर ये जो वेनिस्की है वो उसको लेने के लिए आता है। यानी स्टीवा भी आता है और वेनिस्की भी आता है। वेनिस्की जो है वो स्टीवा को जानता है, स्टीवा का दोस्त वो भी है। वेनिस्की जो है, जैसे कि मैंने कहा कि एक यंग आदमी है, 20 साल का है, हैंडसम है, मिलिट्री में है, बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है और एजुकेटेड है और बड़ा ब्राइट उसका कैरियर है। वो आता है इसलिए है क्योंकि एना के साथ उसकी माँ भी मास्को आई हुई है पीटर्सबर्ग से। तो जैसे वो आता है तो वो एना को देखकर ठिठकता है, यानी एना को देखकर उसका दिल थोड़ा बहुत उसकी तरफ आ जाता है। एना भी उसको देखती है और थोड़ा इनके दरमियान एक सिलसिला शुरू हो जाता है, लव ऑफ फर्स्ट साइट का सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा, वेनिस्की जो है वो अपनी माँ को लेता है और माँ को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है और इस दौरान एक हादसा होता है। ट्रेन के नीचे एक आदमी आ जाता है और वो मर जाता है। ये वाक़या जो है वो एना को बहुत दिल बर्दाश्त होती है, देखती है और दुख का इजहार करती है और यूँ ये सिलसिला होता है। उसके बाद एना जो है अपने तौर पर जाती है, डॉली से मिलती है मास्को आके और डॉली को समझाती है कि किसी तरह से वो अपने उसके भाई स्टीवा से तलाक ना ले, और साथ ही साथ वो किटी से भी मिलती है। तो किटी से कहती है कि तुम लेविन से शादी कर लो। तो वो कहती है नहीं, मैं लेविन से शादी नहीं करना चाहती, मैं वेनिस्की से शादी करना चाहती हूँ। ये वेनिस्की वही है जिसने एना को देखा था स्टेशन के ऊपर। तो पता ये चलता है कि असल में तो किटी जो है वो लेविन से, जिससे बचपन से सिलसिला चल रहा था, उससे अब शादी नहीं करना चाहती, वो वेनिस्की शादी करना चाहती है। सिर्फ वही नहीं बल्कि किटी के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो वेनिस्की से ही शादी करे, क्योंकि वेनिस्की ज़्यादा मिलिट्री मैन है, पैसे वाला है और लेविन से ज़्यादा दौलतमंद है, एरिस्टोक्रेट है। जबकि लेविन का तो कोई बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है, वो तो खेतों में काम करता है, वो तो मतलब बड़ा ही मतलब खेतों में काम ज़रूर करता है, मतलब ये
कि वो बहुत ही एक तरह का भी उसका क्लाउडी कैरियर है। तो वो कहती है नहीं मैं तो विनिस्की से शादी करना चाहती हूँ। और किटी जो है वो इस बात के ऊपर वो कहती है, एना कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी विनिस्की से ही होगी। और किटी को वो कन्विंस करती है। अच्छा, किटी जो है उसके बाद दिखाते हैं उसी पहले हिस्से में कि एक बॉल है, यानी एक तरह का एक डांसिंग पार्टी हो रही है। वहाँ पर किटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि विनिस्की आएगा और उसके साथ डांस करेगा, लेकिन विनिस्की उसके साथ डांस नहीं करता बल्कि एना के साथ डांस करता है। और वो डांस करने के दौरान वो कुछ इस तरह से मूव करता है कि एना ठिठक जाती है। वो समझ जाती है कि सिर्फ डांस नहीं है बल्कि वो कुछ इंटीमेशन वगैरह का सिलसिला चल रहा है। और उसके बाद किटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि विनिस्की उससे मिलेगा और उसको प्रपोज करेगा, लेकिन विनिस्की उसको प्रपोज नहीं करता। इस दौरान किटी उल्टा लेविन को जो है वो, जब लेविन उसको प्रपोज करता है तो किटी उसको मना कर चुकी होती है। अब किटी ने उसको मना कर दिया, इधर विनिस्की ने उसको प्रपोज नहीं किया या दूसरे अल्फाज में रिजेक्ट कर दिया और एना की तरफ बढ़ गया, तो किटी का दिल टूट जाता है। किटी का दिल टूट जाता है, वो बीमार हो जाती है और किटी के पेरेंट्स जो है उसको लेकर यूरोप चले जाते हैं। यूँ ये पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है। बताते हैं कि किटी के जो पेरेंट्स हैं वो किटी को लेकर यूरोप आ गए हैं और वहाँ पर उसके बाद उसका ख्याल रख रहे हैं। कुछ अर्से के बाद वो बेहतर हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो वापस यूरोप आ जाती है। अच्छा, विनिस्की जो होता है वो एना की तरफ बढ़ता है। एना उसको रोकती है। एना बोलती है कि एना के दिल में एक बोझलपन आ जाता है। वो कहता है ये क्या हो गई, किटी के साथ ज्यादती हो गई। वो तो समझ रही थी कि विनिस्की किटी के आपस में शादी हो जाएगी, तो वो उसके दिल में एक बोझ आ जाता है। वो कहती है कि यार ये तो बड़ी गिल्ट कॉन्शियस हो जाती है और वो वापस जो है मॉस्को जाने लगती है। जब वो वापस मॉस्को जाती है तो हैरान हो जाती है कि विनिस्की उसके पीछे पीछे मॉस्को से वापस पीटर्सबर्ग चली जाती है अपने शौहर अपने बच्चे के पास। तो ये पीछे पीछे भी पहुंच जाता है। ये जब पहुंच जाता है तो वो पहले उसको रोकती है, कहती है देखो तुम मेरे पीछे मत आओ, जो कुछ भी हमारे तुम्हारे दरमियान हुआ है वो कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे। लेकिन विनिस्की कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दिल दे चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब ये सिलसिला आगे बढ़ जाता है। विनिस्की जो है वो पीटर्सबर्ग आ जाता है। इधर एना जो है वो उसके लोगों में उठना बैठना तो होता है, लेकिन इत्तेफाक से जिस ग्रुप में ज़्यादा उठना बैठना शुरू होता है वहाँ पर विनिस्की का भी आना जाना शुरू होता है। इस तरह इनके दरमियान मुलाकातें बढ़ती चली जाती हैं, सिलसिला बढ़ता चला जाता है और इतना बढ़ता है कि वो इनके बारे में एक चीज़ मशहूर होती चली जाती है कि इनका आपस में रिलेशनशिप चल रहा है। ये जो बातें हैं उसके शौहर कैरेनिन के इस कान में भी पड़नी शुरू आती है, लेकिन कैरेनिन जो है वो एना से पूछता भी है कि क्या चल रहा है सिलसिला। तो एना जो है वो गोलमोल बात करती है, कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो, मुझे क्या पता लव क्या होता है। ये वो मामला तो रुकते नहीं है। एक सीन ऐसा भी दिखाते हैं कि घुड़दौड़ हो रही होती है, क्योंकि विनिस्की घोड़े दौड़ाता है, तो उसका घोड़ा होता है, उसका नाम फ्रो होता है, वो दौड़ा रहा होता है और बल्कि वो साथ ही साथ इसको कह भी रहा होता है कि तुम जो हो उससे तलाक ले लो, क्योंकि इस अरसे में वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। अब ये प्रेगनेंसी का सिलसिला हो चुका होता है। वो कहता भी है कि तुम तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। वो कहती है मैं कैसे तलाक लूँ, और फिर इस दौरान वो एक घोड़ा फ्रो चला रहा होता है, वो उसको भगा रहा होता है किसी तरह से। फ्रो दौड़ता नहीं है और वो बिलाकर गिर के मर जाता है। इस दौरान भी ये बात इनके शौहर तक पहुंच जाती है कि ये जो है प्रेग्नेंट हो गई। अब मामला जो है खुल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगला हिस्सा शुरू होता है। अब हम देखते हैं वो लेविन के साथ क्या हुआ। लेविन वापस चला जाता है। लेविन किसानों के साथ काम करता है। लेविन इस दौरान स्टीवा से मिलता है, उसको बताता भी है। इस दौरान स्टीवा की बीवी जो डॉली है वो भी जाती है, लेविन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम किटी के साथ मिलो और किटी के साथ शादी कर लो। तो लेविन कहता है कि हाँ शायद वही वो औरत है जिससे मैं शादी करूँगा। उसके बाद अगला हिस्सा शुरू होता है। अब क्या होता है कि एना और कैरेनिन जो है ना, वो दोनों जो हैं वो यानी एना अपने शौहर के साथ जो रह तो रही है उसी घर में, लेकिन अजनबियों की तरह रह रही है। वैसे नहीं रह रही है जैसे कि मियाँ बीवी को रहना चाहिए। कैरेन जो है एना को डिवोर्स देना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई और सब सिलसिला चल रहा है और सारे शहर में मशहूर भी बात हो गई है, लेकिन वो उसको डिवोर्स नहीं दे पा रहा है। या नहीं देता इसलिए क्योंकि उसके पास बाज़ाब्ता कोई आई विटनेसेस नहीं है एडल्ट्री के। ये सिलसिला चलता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि कैरेन जो है वो मॉस्को दोबारा आता है और स्टीवा से मिलता है, यानी एना के भाई से मिलता है। वहाँ पर डिनर चल रहा होता है। वहाँ पर लेविन भी आता है। लेविन किटी को प्रपोज करता है, किटी एक्सेप्ट कर लेती है। इस दौरान कैरेनिन के पास वहाँ से अपने पीटर्सबर्ग से ख़त भी आता है एना का, और उसमें एना कहती है कि मैं बीमार हो गई हूँ, मैंने एक बच्ची पैदा की है, बेबी गर्ल है, और ज़ाहिर बात है वो विनिस्की की बच्ची है।
तुम जो है मुझे माफ़ कर दो, मैं मर रही हूँ और मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। ये ख़त वो पढ़ता भी है और सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं माफ़ कर देता हूँ। इस दौरान जो विंस्की है वो इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि ख़ुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता है। बच्चा पैदा हो चुका होता है। ये वापस पीटर्सबर्ग के अंदर आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद ये तय करते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे शहर में मशहूर हो चुका होता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस हो गई है। तो ये सोचते हैं कि हम छोड़ के चले जाएँ। वो दोनों जो होते हैं, विंस्की और ऐना, जो है अपनी बच्ची के साथ, यानी बेटे को छोड़ देती है जो अपने शौहर से होता है, बेटी के साथ यूरोप चले जाती है, इटली चले जाती है और वहाँ जाकर वो 3-4 महीने रहती है। 3-4 महीने रहती है। उसके बाद फिर ये वापस आती है जब उसके बेटे की, बड़े बेटे की, यानी जो कैरोलिन से हुआ था, उसकी बर्थडे होती है। वापस आती है और वापस आकर जब मिलती है तो उस दौरान फिर यही होता है कि एक ओपेरा चल रहा होता है। वहाँ पर लोग इसको मिस्ट्रेस कहते हैं तुम तो उसकी मिस्ट्रेस हो, विंस्की की। कैरोलिन की वाइफ से उसको कोई पहचानता नहीं है। इससे वो दोनों फिर दिल बर्दाश्ता होते हैं। अब की बार ऐना और विंस्की जो होते हैं वो बिल्कुल जो ना कंट्री साइड पे चले जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। डॉली आती है कंट्री साइड पे मिलने के लिए और इस बात से खुश होती है कि ऐना जो है खुश है वहाँ पर, लेकिन ऐना जो है वो खुश नहीं होती है। ऐना मुस्तकिल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होती है। वो बार बार लिख रही होती है उसको, अपने शौहर को, कि तुम मुझे तलाक दे दो, लेकिन वो तलाक नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो किसी रिलीजियस हिपोक्रेट को खातून है जिसका नाम लीडिया है, उसके असर में है। लीडिया कहती है कि तुम तलाक मत देना। वो फंस जाती है। वो मुस्तकिल एक पैरानोया, एक एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है। वो कभी ये सोचती है कि मैं ट्रैप हो गई, वो कभी कहती है कि विंस्की जो है वो तो, उसके साथ तो इतने प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गए हैं। वो इन बहुत से मसाइल का शिकार होती है। अच्छा, इधर लेविन और किटी जो हैं वो कुछ अरसे वहाँ रहते हैं। उनकी तो शादी हो चुकी होती है, उनका बच्चा पैदा होने वाला होता है। वो मास्को आ जाते हैं और ऐना और विंस्की जो है वो भी मास्को आ जाते हैं और फिर उधर मास्को में रहने लगते हैं। लेकिन और मुस्तकिल कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से उसको डिवोर्स मिल जाए, लेकिन उसको डिवोर्स नहीं मिल रही होती। किटी का बेटा पैदा हो जाता है। कैरोलिन ऐना को उसके खतूत का जवाब नहीं देता है। वो उसको तलाक नहीं देता है। ऐना बहुत डेस्परेट हो जाती है। ऐना इस हद तक डेस्परेट होती है कि बिलाखिर नॉवेल के आखिरी हिस्से में वो ट्रेन पर से कूदती है और ख़ुदकशी कर लेती है। यहाँ पर ऐना का कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। अब विंस्की का क्या होता है, आखिरी चैप्टर में बताते हैं कि विंस्की जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस हो जाता है। सारा का सारा क्राइसिस आ जाता है। वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है और उसका भी कैरेक्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि वो दोबारा जंग पे चला जाता है। लेविन जो होता है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल क्राइसिस आता है और उससे गुजरने के बाद वो सोचता है कि मुझे सिर्फ गुडनेस के लिए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लिहाजा वो और किटी जो है वो अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारना शुरू करते हैं, जो बड़ी ट्रेडिशनल लाइफ होती है। किसानों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, गुडनेस के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और यूँ वो सिलसिला वहाँ आगे चला जाता है। डॉली जो होती है वो और स्टीवा जो है दोनों वैसी ही ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। स्टीवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता रहता है, उसका कैरेक्टर ऐसा ही है, और डॉली जो उसके साथ वैसी गुजारा करती रहती है। तो यूँ एक पूरा का पूरा नावल जो है अपने एक हतमी एंड पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये है असल कहानी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा बड़ा नावल है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें आपके सामने आ जाएंगी। नावल के अंदर सिंबल्स क्या है? नावल के अंदर ट्रेन का सिंबल है और वो सिंबलाइज करता है प्रोग्रेस को, रिग्रेस को, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। वो बताता है कि किस तरह से एक ट्रेन जो है वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही नहीं रही है, बल्कि वो पूरी वैल्यूज़ के चेंज को शो कर रही है। ट्रेन जो है वो बता रही है कि ट्रेन के अंदर रहकर आदमी जो है वो बहुत ट्रेडिशनल रहता है, लेकिन ट्रेन से बाहर आता है तो फिर इविल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस किस्म की इसकी रिफ्लेक्शन है। इसी तरह फ्रो जो घोड़ा है वो असल में ऐना को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जिस तरह से वो ऐना के पीछे पड़ा रहता है कि तलाक लो बिलाखिर वो खुदकशी कर लेती है, वैसी फ्रो को भी दौड़ाता है और बिलाखिर फ्रो जो होता है वो मर जाता है। फॉर्मिंग का जो एक सिंबल है, वो फॉर्मिंग जो है वो असल में हार्मोनी को शो करता है, वो नेचर को शो करता है, वो गुडनेस को, मोरालिटी को, हैप्पीनेस को, और जो एक रूरल लाइफ है उसको शो करता है, गुडनेस को शो करता है। वो ये बताता है कि जूं ये लोग मास्को में आते हैं, पीटर्सबर्ग में आते हैं तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन जूं वो रूरल एरिया में जाते हैं या ज़मीन के पास रहते हैं या सॉइल के करीब रहते हैं तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। ये एक इसकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा, और जहाँ तक थीम का ताल्लुक़ है तो थीम कई हैं। मसलन जेलसी कि ऐना और विंस्की के दरमियान मुस्तकिल एक लव एंड जेलसी का सिलसिला चलता रहता है। वो कभी ये सोचती है कि विंस्की जो है उसके साथ जुल्म कर रहा है, विंस्की जो है उससे मोहब्बत ज़रूर करता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लॉयल्टी, लव, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये इसमें नज़र आते हैं।
उसको ये भी समझ में आता है कि उसकी वजह से उसने अपने बेटे को विलिंस्की की खातिर छोड़ दिया अपने शौहर के पास, और बाद में विलिंस्की ने जो है उसको उस तरह से केयर नहीं की। तो ये भी एक थीम है। फैमिली का एक स्ट्रक्चर जो है वो है कि फैमिली जो है वो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की साइन है, और वो लोग जो है फैमिली में से निकल जाते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, या लॉयल्टी है, वो भी एक थीम है कि जो लोग अपने मियाँ बीवी आपस में लॉयल नहीं एक दूसरे के साथ, तो वो फैमिलीज ख़त्म हो जाती हैं। पैशन के हवाले से भी कि साहब पैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मियाँ बीवी के दरमियान। अगर मोहब्बत नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो फैमिलीज ख़त्म हो जाती हैं। वोकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब जब कभी भी आप कोई काम करते हैं, स्पेशली सॉइल के साथ, किसानों के साथ मिलकर, तो वो आपका एक स्पिरिचुअल मामला होता है। उसके लिए आपका दिल से उसमें अटैच होना ज़रूरी है। लेविन का जो कैरेक्टर है दोस्तों, वही असल में लियो टॉल्स्टॉय है, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय ने लेविन के अंदर ही अपने आप को जगह जगह रिफ्लेक्ट किया। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि कौन सा कैरेक्टर है जिसमें लियो टॉल्स्टॉय है, वो असल में लेविन है, क्योंकि लेविन आखिर में जो है वो किटी के साथ शादी करके बच्चों के साथ रहकर एक ट्रेडिशनल लाइफ में चला जाता, और यही लियो टॉल्स्टॉय ने भी किया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में बिल्कुल अपने आप को सॉइल से अटैच कर लिया था, फार्मिंग में चले गए थे, एग्रीकल्चर में चले गए थे, वेजिटेबल लेते थे, ज़िंदगी के अंदर वो समझ रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो प्रॉब्लम है, उसके अंदर इविल है, उसके अंदर जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसके अंदर मसाइल आएंगे। तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल चेंज था सोशलिज्म के हवाले से कि लैंड जो है वो मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, लैंड बांट देनी चाहिए। जब आप मिल्कियत में जाएंगे, इविल फैलेगा। तो ये इस नावल के थीम्स थे। मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा। एना करेनिना का बहुत ही मशहूर नावल है, तो देखिए, फिर हाजिर होऊंगा कोई अच्छी सी किताब लेकर, फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसे। अपना ख्याल रखिएगा।